हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अंग्रेजी की कुछ मूल बातें, फ्यू बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। और इस सेशन में हम स्टार्ट कर रहे हैं ये पहला क्लास जिसमें इंग्लिश को स्पीक करने के लिए हम कुछ बातें सीखेंगे। और यहाँ से हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ये पहला क्लास है दोस्तों। इसके साथ साथ आगे जैसे हम बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे हम इंग्लिश को स्टेप टू स्टेप अपनी इम्प्रूव करेंगे। इंग्लिश को स्पीक करने के लिए, बोलने के लिए हम यहाँ पर प्रैक्टिस करते रहेंगे। और इसी के साथ साथ इंग्लिश को पढ़ना हमने न्यूज़पेपर के माध्यम से एक प्लेलिस्ट को जारी किया हुआ है, वहाँ पर हम डेली वेज वीडियोज़ लाते रहते हैं, तो वहाँ से आप इंग्लिश को पढ़ना सीख सकते हैं और इस प्लेलिस्ट से आप इंग्लिश को बोलना सीख सकते हैं। ठीक है, तो एक ही चैनल पर आपको इंग्लिश पढ़ना और बोलना दोनों ही सिखाया जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जैसे ही वीडियो आती रहेंगी आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के माध्यम से सूचना दी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस बेसिक बातों को जो इंग्लिश में आपको जाननी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं सेंटेंसेस, वाक्य क्या होता है। देखिए, इन एवरी लैंग्वेज देयर इज़ ए नीड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड टू कम्युनिकेट। कि हर लैंग्वेज में, प्रत्येक भाषा में क्या होता है, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, ठीक है, हमको क्या करना होता है कि शब्दों के समूहों का, शब्दों के ग्रुप का, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड की नीड होती है, उसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सच ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कम्युनिकेशन ए कंप्लीट मैसेज इज कॉल्ड ए सेंटेंस। कि शब्दों का जो वह ग्रुप, वह समूह जिसमें किसी बात का पूर्ण रूप से भाव स्पष्ट होता हो, उसे हम क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। या जो कोई भी बात, मतलब सच ग्रुप ऑफ वर्ड, ऐसा शब्दों का समूह जो कि क्या करे, कम्युनिकेट करे ऑन ए कंप्लीट मैसेज बताए, कंप्लीट मैसेज पहुंचा दे किसी सुनने वाले को, उसे ही हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। जैसे हम ये कहें कि उसने वह काम कर लिया, तो ये एक क्या है, इसमें 4-5 वर्ड आ गए। ठीक है, 4-5 वर्ड आ गए, तो ये क्या है, एक वर्ड्स का समूह है, ग्रुप है, ग्रुप ऑफ वर्ड हम इसे कहेंगे। तो ये एक कंप्लीट बात हम दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे सेंटेंसेस। ठीक है, तो चलिए आगे हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। टाइप्स की बात करते हैं तो पहला हमें यहाँ पर मिलता है असर्टिव, डिक्लेरेटिव। असर्टिव बोल सकते हैं या डिक्लेरेटिव बोल सकते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्वीकारात्मक या कथात्मक। ठीक है, तो स्वीकारात्मक का मतलब आप समझ रहे होंगे कि स्वीकारात्मक यानी कि असर्टिव, उसको बोला जाता है कुछ चीज़ स्वीकार करते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि आयांश इज़ माई सन, तो आयांश मेरा पुत्र है। ठीक है, आयांश मेरा पुत्र है, तो उसमें एक्सेप्ट किया जा रहा है, मतलब हमें क्या, हमने कुछ स्वीकार किया। ठीक है, कि आयांश जो है वो मेरा पुत्र है, तो हमने क्या किया, उसको एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है, तो ये असर्टिव हो गया। ठीक है, कोई कथन हमने कहा, जैसे हम कहें कि मम्मी जी मुझे डांटती हैं, अमन घर पर नहीं है, ऐसे हम कहें तो क्या है, ये कोई एक तथ्य है, एक कथन है जो हमने कहा। क्लियर, तो ऐसे। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटरोगेटिव में आप सभी जानते हैं कि कोई किसी से प्रश्न पूछा गया हो, ऐसे वाक्य जिनमें कोई प्रश्न पूछा गया हो, किसी से कोई भी हम कह रहे हैं कि क्या आपके पास पेन है, आपके पास बुक है, क्या आप वहाँ जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, तो ऐसे को हम कहेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। अभी आगे हम देखेंगे, सभी को एक एक करके एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। नेक्स्ट में आता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, आज्ञा सूचक, जिसमें किसी को आज्ञा दी जा रही हो, किसी को किसी चीज़ करने के लिए कहा जा रहा हो, आदेश दिया जा रहा हो, ठीक है, तो रिक्वेस्ट की जा रही हो, तो उसको हम कहेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। आगे बात करते हैं एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं, एक्सक्लामेटरी वे होते हैं जिसमें किसी बात की हैरानी हो, विस्मय हो, दुख हो, खुशी हो, आश्चर्यजनित बातें, उसे बोलते हैं एक्सक्लामेटरी। लेकिन याद रखिएगा, एक्सक्लामेटरी जो भी सेंटेंस होगा उसके पीछे इस तरीके का साइन लगा हुआ होगा, तो आप तुरंत वहाँ पर पहचान जाएंगे। ठीक है, आगे है अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, और अदर 4 टाइप होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव में क्या होता है, अफर्मेटिव वे होते हैं जिनमें न तो नहीं का प्रयोग हो और ना ही कोई क्वेश्चन पूछा गया हो, तो ऐसे वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, जिनको बोलते हैं सकारात्मक। नेगेटिव में क्या होता है, जिसमें नहीं का प्रयोग होता है लेकिन कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता, तो ऐसे होते हैं निगेटिव।
इंटरोगेटिव में क्या होता है कि उसमें नहीं का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन प्रश्न पूछा गया होता है। और निगेटिव इंटरोगेटिव क्या होता है, इन दोनों का मेल होता है, निगेटिव का और इंटरोगेटिव का, क्योंकि उसमें नहीं का प्रयोग भी होता है और एक क्वेश्चन भी पूछा गया होता है। ठीक है, तो चलिए अब क्या करते हैं, इनके बारे में एक एक डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हमने बताया था। तो असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? सच सेंटेंसेस स्टेट ए फैक्ट, ओपिनियन और आइडिया। मतलब हम कह सकते हैं कि ऐसे कुछ वाक्यों में बताया जाता है या कि बात का किसी वर्णन होता है, या हम वह चाहे कोई तथ्य हो, कथन हो, या कोई सोच हो, हमारी थिंकिंग, कुछ भी हो, तो ऐसे वाक्य जिसमें किसी फैक्ट को बताया जाए, ओपिनियन बताया जाए या कोई आइडियाज़ बताया जाए, उसको हम क्या कहेंगे? असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है, आयांश इज़ माई सन। आयांश इज़ माई सन, आयांश मेरा बेटा है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमने क्या किया है कि एक उसको, मतलब वो मेरा बेटा है, तो ये हमने बात स्वीकार की है, ये एक फैक्ट है। ठीक है, तो ये एक फैक्ट है, तो ये क्या हुआ? असर्टिव। अमन इज़ नॉट एट होम। ठीक है, मतलब क्या है कि ये एक बात बताई जा रही है। ठीक है, कुछ बताया जा रहा है, तो क्या बताया जा रहा है कि अमन घर पर नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये एक असर्टिव हुआ। अर्नव डजंट गो टू स्कूल। अर्नव स्कूल नहीं जाती है। ठीक है, अर्नव ये एक लड़की का नाम है यहाँ पर। ठीक है, या लड़का भी बोल सकते हैं। तो अर्नव स्कूल नहीं जाता है या अर्नव स्कूल नहीं जाती है, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, सेंटेंस दोनों के लिए सही होगा। मॉम स्कॉल्ड मी। मॉम स्कॉल्ड्स मी मतलब ये है कि मम्मी जी मुझे डांटती हैं। ठीक, तो ये क्या है? ये एक बात है, ये बात कही गई है। क्लियर? तो इस तरीके के सेंटेंस होते हैं असर्टिव सेंटेंसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं कि वेयर ए क्वेश्चन इज आस्क्ड, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया हो, कोई भी क्वेश्चन पूछा गया हो, जैसे कि इज़ अमन नॉट एट होम, क्या अमन घर पर नहीं है। तो ये एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मान लो कि कोई, हम किसी के घर पर गए, अमन के घर पर गए, उसकी फैमिली वाले हमें मिले, तो हम क्या पूछेंगे? क्या अमन घर पर है या अमन घर पर नहीं है? तो हम जब ये क्वेश्चन पूछेंगे तो उसमें जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस बोला जाएगा। क्लियर? डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो? तो ये भी क्या हुआ? ये भी एक क्वेश्चन है। तो जिसमें क्वेश्चन का भाव नजर आए उसी को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट है इंपरेटिव सेंटेंसेस। इंपरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? हमने बताया था, जिसमें आज्ञा या फिर कोई प्रार्थना, आदेश, ये सब मिले तो वो इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। जैसे हम कहेंगे सेंटेंसेस विच आर यूज्ड टू परमिट, कमांड, रिक्वेस्ट आर नोन एज इंपरेटिव सेंटेंस। परमिट यानी कोई भी परमिशन, परमिशन का मतलब क्या होता है कि हमने कोई भी किसी से परमिशन ली, आज्ञा ली। ठीक है, कमांड, किसी को हमने क्या किया? कमांड दी, आदेश दिया। रिक्वेस्ट, किसी से हमने प्रार्थना की है। तो ये सभी क्या कहलाते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे सिट देयर, सिट देयर का क्या मतलब होता है? वहाँ बैठो। क्या मतलब होता है? वहाँ बैठो। तो वहाँ बैठो का मतलब क्या है? हमने क्या किया? उसको आदेश दिया। कोई आपके पास खड़ा है, आपके पास टाइम नहीं, तो आप क्या कहेंगे? वहाँ बैठकर इंतजार करो, वहाँ बैठो, सिट देयर। तो ये क्या हुआ? ये हुआ आपका इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक। लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी गो, मुझे जाने दो। तो ये क्या हुआ? हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ लेट मी गो, मुझे जाने दो, कृपया मुझे जाने दो। तो ये रिक्वेस्ट है। तो ये रिक्वेस्ट है, तो ये भी क्या हुआ? इंपरेटिव। कि हमने क्या बताया? आज्ञा, आदेश या किसी से रिक्वेस्ट करना, ये सभी इंपरेटिव सेंटेंस में आते हैं। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। एक्स, ये है हमारे पास, ये एन की जगह पर एम है दोस्तों, याद रखिएगा। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, इसमें कहा गया है कि विच आर यूज टू एक्सप्रेस सडन इमोशंस सच एज जॉय, ग्रीफ, शॉक, फियर एट्सेट्रा। मतलब ये कह सकते हैं कि ऐसे वाक्य जिनमें अचानक से भावनाओं का जन्म होता हो, जैसे दुख, खुशी, हैरानी, डर, इस चीज़ का पता चलता हो, तो ऐसे सेंटेंसेस कहलाएंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, यानी कि विस्मयाबोधक, जिसमें वो बोलते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। जैसे वाव, वाव का मतलब क्या है? ये बहुत बढ़िया, ऐसा हम कहते हैं। तो मतलब एकदम से क्या, एक्साइटेड, एक्साइटेड का होता है। जैसे क्रिकेट हम देखते हैं,
तो उसकी सचिन ने सिक्सर मारा तो क्या कहेंगे, वाओ गुड शॉट। मतलब एक एक्साइटमेंट है, खुशी का माहौल है, खुशी जाहिर कर किए जा रहे हैं, वाओ, इस तरीके से बोल करके। तो ये क्या है, ये एक्सक्लामेटरी हुआ। और इसके पीछे हमने बताया था कि ये चिन्ह जरूर देखने को मिलेगा, एक्सक्लामेटरी साइन, ठीक है, इसे बोलते हैं एक्सक्लामेशन। अब जैसे थैंक गॉड, मान लो हम किसी कार में बैठे हैं और वो खाई में जाने से थोड़ी थोड़ी बची, तो दूसरा क्या कहेगा, थैंक गॉड, बच गए, है ना, ऐसे कहेंगे कि भगवान का शुक्र है। तो ये क्या है, ये हैरानी है ना, एक डर है, खाई में गिरने से बचे, डर हुआ, ठीक, और हैरानी भी है, दूसरा खड़ा है तो हैरानी रहेगी कि ओ माय गॉड, ये कैसे बच गया, है ना। तो ये होते हैं एक्सक्लामेटरी, उसके पीछे ये साइन जरूर मिलेगा एक्सक्लामेशन का, ठीक। आगे आता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें नहीं का प्रयोग होता ही नहीं है और ना ही कोई क्वेश्चन पूछा जाए। तो ना तो उसमें नहीं का प्रयोग होगा, यानी कि ना तो उसमें नॉट होगा और ना ही उसके पीछे कोई क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होगा, तो ये दोनों उसमें नहीं मिलेंगे। तो ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं, अफर्मेटिव कहलाते हैं। जैसे राम इज़ ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, सिंपल है बिल्कुल, तो ये अफर्मेटिव हुआ, ना तो इसमें नहीं का प्रयोग है और ना ही उसमें कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, केवल सिंपल बात कही जा रही है। अब निगेटिव सेंटेंस, तो निगेटिव में केवल और केवल नॉट का प्रयोग होगा, नॉट का प्रयोग इसमें हो रहा है। देखिए, राम इज़ नॉट ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का नहीं है, तो लेकिन ध्यान रहे कि इसमें नहीं का प्रयोग होगा, नॉट का प्रयोग होता है, लेकिन कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्लियर। इंटरोगेटिव की बात करें तो सीधा सीधा मतलब है, इसमें नॉट तो होगा नहीं, नॉट तो इसमें होगा नहीं, लेकिन हाँ क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ मिलेगा। इज़ राम ए गुड बॉय, क्या राम एक अच्छा लड़का है, तो ये हुआ इंटरोगेटिव, हमने एक क्वेश्चन पूछा है। लेकिन अगर नेगेटिव लगा हुआ है तो किसका मतलब क्या होगा, नेगेटिव लगा हुआ है तो नॉट होगा, इंटरोगेटिव लगा हुआ है तो क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर। तो इज़ राम नॉट ए गुड बॉय, क्या राम एक अच्छा लड़का नहीं है, क्या राम एक अच्छा लड़का नहीं है, तो ये हुआ हमारे पास निगेटिव। बिल्कुल दोस्तों बेसिक्स से हम बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि शुरुआत जब करनी है तो हमारी नींव मजबूत होनी चाहिए, तभी हम इंग्लिश को अपना अच्छा तरीके से सीख पाएंगे। क्लियर है। अब आगे चलते हैं, तो आगे हमें पता चलता है कि सब्जेक्ट क्या होते हैं, वर्ब क्या होते हैं और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो 3 पार्ट्स होते हैं सेंटेंसेस के, तो उन्हीं की हम बात करेंगे। 3 पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है वर्ब और तीसरा होता है ऑब्जेक्ट। दोस्तों इन्हीं से ही सभी इंग्लिश के सेंटेंसेस की एक नींव रखी जाती है, फाउंडेशन बनता है, तो इसको जानना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। सब्जेक्ट को आप इंग्लिश में बोलते हैं कर्ता, वर्ब को बोलते हैं क्रिया या कोई काम, कार्य, और ऑब्जेक्ट को आप बोलते हैं कारक, ठीक है। तो कर्ता यानी कि काम को करने वाला, वर्ब जो काम हो रहा है उसको बताने वाला, ऑब्जेक्ट यानी कि हम कह सकते हैं कि काम क्या हो रहा है, उसकी अवस्था को दर्शाता है, कर्ता की अवस्था को दर्शाता है, ठीक है। तो वर्ब सबसे पहले हम जानते हैं, तो वर्ब 2 टाइप की होती है, एक मेन वर्ब होती है, एक होती है हेल्पिंग वर्ब, या हम बोल सकते हैं ऑक्सिलरी, हेल्पिंग या ऑक्सिलरी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मेन वर्ब कौन कौन सी होती हैं, तो मेन वर्ब होती है जैसे डांस, सॉन्ग, ठीक है, थिंक, रीड, राइट, सी, मूव, मिस, बीट। मतलब डांस करना, गाना गाना, सोचना, रीड करना, पढ़ना, लिखना, सोना, खाना, पीना, लेटना, पीटना, उठना, ये सब जो है ये क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। एक होती है हेल्पिंग वर्ब जिसे हम बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। क्लियर। तो ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी होती है, जैसे इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, एटसेट्रा, ठीक है, शुड, हैव, ये सब जो है ये आती है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब में। क्लियर है। तो 2 तरह की वर्ब होती है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले अब सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। सब्जेक्ट इज द वन whom विच वी टॉक अबाउट और वन हु परफॉर्म एन एक्शन। सब्जेक्ट एक वो है जो कि क्या करता है, बात करता है, मतलब वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम बात करते हैं, या फिर वन हु परफॉर्म एन एक्शन, या जो कोई एक एक्शन को परफॉर्म करता है। मतलब हम सीधे सीधे शब्दों में ये कह सकते हैं कि सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में वाक्य में या तो बात हो रही हो, या फिर वो जो किसी क्रिया या कार्य को कर रहा हो, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, सीधा सीधा हम बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट किसी भी वाक्य का क्या है, प्रमुख केंद्र है। मतलब
सब्जेक्ट जो है प्रमुख केंद्र है किसी भी वाक्य का, कि बताया जाता है कि उसमें हो क्या रहा है। जैसे वह जा रहा है, तो वो जाने का काम हो रहा है, तो काम क्या हो रहा है, मुख्य का काम क्या है, जाना। ठीक है, तो वह क्या कर रहा है, वह तो जा रहा है, तो कौन जा रहा है, वह जा रहा है। जैसे राम खाना खा रहा है, तो खाना कौन खा रहा है भाई, मेन कौन है, सब्जेक्ट है, राम खाना खा रहा है, तो सब्जेक्ट क्या हुआ, राम। अब सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। अब सिंगुलर कौन से होते हैं, तो व्हेन द सब्जेक्ट रेफर्स टू वन पर्सन, प्लेस और थिंग, मतलब जिसमें एक व्यक्ति की बात हो रही हो, स्थान की बात हो रही, या किसी एक वस्तु की बात हो रही हो। ठीक है, थिंग वस्तु, वो होता है एक वचन। प्लूरल की बात करें तो व्हेन द सब्जेक्ट रेफर्स टू मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग, मतलब ये है कि मोर देन वन पर्सन, एक से ज़्यादा व्यक्ति, एक से ज़्यादा स्थान या एक से ज़्यादा वस्तुओं की बात जहाँ पर हो वहाँ पर प्लूरल। ठीक है, ये पीटल नहीं है, प्लूरल है। ठीक है, प्लूरल को लिख लीजिएगा, PLURAL, प्लूरल। प्लूरल यानी कि बहुवचन। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे एक वचन सिंगुलर की, तो एक व्यक्ति, एक स्थान, एक वस्तु की बात होगी। प्लूरल की बात करेंगे बहुवचन की, तो मोर देन वन पर्सन, मोर देन वन प्लेस, मोर देन वन थिंग। क्लियर। आगे सिंगुलर और प्लूरल को कैसे पहचाने, आइए इसके बारे में भी बात करते हैं। जैसे राम, तो राम कोई एक व्यक्ति है, ये हुआ प्लूरल। हम बोले राम एंड श्याम, रामू एंड श्याम। ठीक है, या फिर हम बोलें कि शिवा एंड विजय, तो ये क्या है, प्लूरल है। लेकिन हम किसी एक का नाम लेंगे तो वो क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है। श्याम बोला जा रहा है, एक वचन है। स्काई एक है, दिस एक है, दैट एक है, इट एक वचन है, पेन सिंगुलर एक है। पीपल, पीपल क्या होता है, लोगों, लोग, जहाँ पर बहुत सारे लोग हों वहाँ पर क्या बोलते हैं, पीपल। क्राउड, लोगों की भीड़, तो उसको क्या बोलते हैं, बहुत सारे होते हैं, एक से ज़्यादा हैं तो प्लूरल हो जाएगा। दीज, दिस होता है ये, दीज होता है ये। ठीक है, दिस यानी कि यह है, एक की बात हो रही है, दीज ये यानी कि कई सारे होंगे, एक से ज़्यादा हैं। दैट वो, दोज वे। ठीक है, पेन एक होता है, पेन्स बहुत सारे पेन्स होते हैं, समूह होता है, वन मतलब कह सकते हैं कि मोर देन वन पेन। क्लियर। आगे बढ़ें तो वर्ब की बात करते हैं। वर्ब इज वन विच डिस्क्राइब द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। वर्ब क्या चीज़ है कि जिसके माध्यम से, जिसके सहारे से हम सब्जेक्ट के कार्य को या फिर उसकी अवस्था की स्थिति को जान सकते हैं। कैसे, जैसे अंशु इज स्लीपिंग, अंशु इज स्लीपिंग, तो अंशु क्या कर रही है, सो रही है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि अंशु कुछ काम कर रही है, क्या काम कर रही है, सोने का काम कर रही है। तो ये इस वाक्य में सब्जेक्ट के द्वारा किए जा रहे हैं कार्य की जानकारी मिल रही है, क्या, स्लीपिंग, सोना। ठीक है, स्लीप होता है सोना। ठीक, तो ये क्या है, ये भी एक काम है। आगे हम बात करेंगे इसके बारे में, ये काम कैसे है। राजू इज 8 मंथ ओल्ड। अब देखिए, राजू इज 8 मंथ ओल्ड, इसमें देखिए वर्ब, सीधा सीधा मतलब है, मतलब इसमें कोई काम तो नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ वर्ब एक आ रही है जो ऑक्सिलरी वर्ब है, इज। ठीक, मतलब वो इस टाइम है, वर्तमान अवस्था का पता चल रहा है। ठीक है, तो इसमें तो कार्य का पता चला है, लेकिन इसमें क्या, अवस्था का पता चला कि राजू क्या है, 8 मंथ का है, अवस्था का पता चला। ठीक है, तो अवस्था का जहां पता चले वहां भी क्या है, वर्ब है। क्लियर। अब आयांश वाज 8 मंथ ओल्ड, वाज यानी कि था, तो जब बात हो रही है पिछले बीती हुई बात की, तो बीते हुए समय की बात हो रही है, या बीते हुए समय की अवस्था की जानकारी हमें मिल रही है, तो ये भी क्या है, एक वर्ब है, वाज लगा हुआ है। आयांश विल बी 10 मंथ ओल्ड, विल लगा हुआ है, विल बी का मतलब क्या है, होगा। तो आयांश क्या है, 10 मंथ का होगा। तो इस तरीके से ये क्या है, वर्ब की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए इज, वाज, विल बी, कोई कार्य है तो वो दोनों वर्ब हो जाएंगे, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब।
ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट इज द वन विच गेट्स अफेक्टेड बाय द एक्शन और द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। मतलब कहने का ये है कि हमारे पास ये जो भी वर्ब होती हैं, सॉरी ऑब्जेक्ट होते हैं, वो जो सब्जेक्ट होता है उसके कार्य का अवस्था का प्रभाव उस पर पड़ता है। मतलब वो क्या है वो उसके बारे में बताता है, सब्जेक्ट के बारे में बताएगा। जैसे राम मेरा दोस्त है। राम क्या है? राम कौन है? मेरा दोस्त। राम जो है क्या है? मेरा दोस्त है। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ? राम। ठीक है, कौन है उसका दोस्त? राम है। ऑब्जेक्ट क्या हुआ? मेरा दोस्त, क्योंकि राम की स्थिति के बारे में पता चल रहा है, तो राम क्या है? मेरा दोस्त है। ठीक है, मेन वर्ब इसमें कोई है नहीं, मेन वर्ब इसमें कोई है नहीं, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब है इज, ये आ जाएगी। लेकिन इंग्लिश का वाक्य होता तब हम कहेंगे हिंदी का वाक्य है। अब हिंदी के वाक्य में ही हम कैसे पहचाने आगे कि वो पागल नहीं है? वो पागल नहीं है तो सब्जेक्ट क्या हुआ? वो, और ऑब्जेक्ट क्या हुआ? क्या नहीं है? वो पागल। राहुल यहाँ नहीं है। राहुल इसमें सब्जेक्ट हुआ और यहाँ इसमें ऑब्जेक्ट है। राहुल कहाँ नहीं है? वो राहुल यहाँ नहीं है, उसकी स्थिति का। हम खेलते हैं, देखिए हम क्या हुए इसमें? सब्जेक्ट। और खेलना क्या हुआ? एक वर्ब है, काम है। खेलना क्या है? एक काम है, लेकिन इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है? वर्ब और सब्जेक्ट। आगे बात करें, जैसे राम जाएगा। राम जाएगा, तो जाने का क्या है? एक काम है, तो ये वर्ब हुई और ये क्या है? राम है। लेकिन कौन सी वर्ब है? जाएगा, ये तो हमारे पास मेन वर्ब है। राम पार्क में नहीं था। राम सब्जेक्ट है, पार्क एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, राम पार्क में नहीं था। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, तो ऐसे हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान करेंगे। क्लियर? अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट सिंगुलर एंड प्लूरल के बारे में, देखिए अगर फर्स्ट पर्सन हो, पर्सन कौन सा है? फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है आई यानी कि मैं। प्लूरल की बात करें फर्स्ट पर्सन की तो होता है वी यानी कि हम। सेकंड पर्सन में देखिए ये शब्द होता है दो। ये दो शब्द जो है इसका कहीं पर अब यूज़ नहीं होता, लेकिन अगर हम प्रॉपर इंग्लिश की बात करें तो ये शब्द तुम या आप के लिए आता है सिंगुलर के लिए, लेकिन हम ये यूज़ करते ही नहीं है। हमारे पास सीधा सीधा यू का यूज़ होता है तुम और आप के लिए। थर्ड पर्सन की बात करें तो ही और सी फर्स्ट पर्सन थर्ड है। ठीक है, सॉरी थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या आते हैं? ही और शी आते हैं, या कोई किसी का नाम भी आ सकता है। दोस्तों इसमें नेम और ऐड कर लीजिए, जैसे राजू, श्याम, राधा, मोहन, ये सब जो हैं ये क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर में आते हैं। प्लूरल की बात करें तो थर्ड पर्सन प्लूरल में आते हैं दे यानी कि वे। प्लूरल है और थर्ड पर्सन है, तो याद रखिएगा फर्स्ट सिंगुलर पर्सन कौन सा है? आई, और सेकेंड सिंगुलर पर्सन दो, ये आता नहीं है, कभी भी यूज़ नहीं होगा। थर्ड सिंगुलर पर्सन है ही, शी और किसी का नाम, ही, शी, इट, ये सब। क्लियर? प्लूरल होता है वी जो फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, सेकंड पर्सन प्लूरल यू, और थर्ड पर्सन प्लूरल होता है दे। ठीक है दोस्तों, तो आज यहाँ पर ही हम इस क्लास को विराम देते हैं और आगे हम बात करेंगे वर्ब कि वर्ब में कैसे पहचान करें, आगे जो सिंगुलर है उसको हम कैसे पहचानें, और आगे हम और भी बात करने वाले हैं दिस, दैट, दीज, दोज का यूज़ हम कैसे और कहाँ पर करते हैं। सजीव के साथ क्या प्रयोग करना चाहिए, निर्जीव के साथ क्या प्रयोग करना चाहिए, एस या ईएस का प्रयोग हम कहाँ पर और क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, इन सभी का प्रयोग हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और साथ ही साथ जानेंगे कि जो भी हमारे पास WH फैमिलीज़ हैं और जो कुछ थिंकिंग हैं उनको हम कैसे बोलें, जैसे हम पाँच, तुम पाँच, हम तीनों चारों, ये सभी हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए वीडियो अगर पसंद आई हो, और ऐसे ही वीडियो आगे पाने के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, यस टाइप कीजिएगा, और आगे हम ऐसी ही वीडियो लाते रहें उसके लिए आप एक कमेंट करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे, उसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार और आपके इंग्लिश को इम्प्रूव करने वाली एक नई वीडियो के साथ।